Today's topic is Introduction and Nomenclature of Organometallic Compounds. आज का टॉपिक है कार्बधात्विक यौगिक का परिचय और उसके जो है सो नामकरण किस तरह से जो किया जाता है कार्बधात्विक यौगिकों का। ये जो टॉपिक है ये बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके यूनिट 5 में है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। आज जो कंटेंट्स डिस्कस करेंगे वो है इसका इंट्रोडक्शन और सेकंड है नोमेनक्लेचर। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएसजे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भरतपुर राजस्थान। कार्बधात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये है कि ये प्रथम कार्बधात्विक यौगिक जो आया था वो कैकोडिल, यद्यपि 1760 में कैडिड दे ग्लुस्कोड द्वारा बनाया गया था, परंतु टेट्रामिथाइल डाइआर्सेनिक के रूप में इसकी पहचान 1848 में रॉबर्ट बुनसेन द्वारा की गई। कार्बधात्विक यौगिकों के क्रमबद्ध अध्ययन के आरंभ करने का श्रेय बुनसेन के विद्यार्थी एडवर्ड फ्रैंकलैंड को जाता है, जिन्होंने 1849 में प्रथम जिंक कार्बधात्विक यौगिक डाइथाइल जिंक का तथा बाद में अन्य धातुओं टीन, लेड, कैडमियम, मरकरी आदि कार्बधात्विक यौगिकों का संश्लेषण तथा गुणों का अध्ययन किया। इसके कुछ दशकों बाद ग्रिग्नार अभिकर्मक की खोज हुई तथा इसके उपयोग से अन्य कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण किया गया, परंतु 1951 तक एक दो संक्रमण धातु यौगिकों जैसे कि जेजे सॉल्ट K+C2H4 PtCl3 माइनस C2H4 PtCl3 माइनस K+, ट्राइमिथाइल प्लेटिनम आयोडाइड। मतलब क्या है कि 1951 तक एक दो संक्रमण धातु यौगिकों जैसे कि जेजे लवण और पोटेशियम के जो है ये सॉल्ट है एवं C2H4 PtCl3 माइनस एवं ट्राइमिथाइल प्लेटिनम आयोडाइड के अतिरिक्त केवल मुख्य वर्ग तत्वों मेन ग्रुप एलिमेंट से कार्बधातु यौगिक ज्ञात थे, क्योंकि संक्रमण तत्वों के अल्कील व्युत्पन्न अस्थायी होने के कारण आसानी से वियोजित हो जाते हैं। कीली तथा पाउजन द्वारा 1951 में आयरन के कार्बधातु यौगिक फेरोसिन की आकस्मिक खोज के पश्चात संक्रमण एवं अंतर्भूत संक्रमण इनर ट्रांजिशन तत्वों के कार्बधातु यौगिकों की श्रेणी का निर्माण हुआ। अब तक लगभग सभी धातुओं के कार्बधातु यौगिक बनाए जा चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि कैकोडिल से शुरू होती है ये, और 1760 में जो है सो ग्लूसीकोड के द्वारा जो है सो ये बनाया गया था कैकोडिल, परंतु फिर टेट्रामिथाइल डाइआर्सेनिक के रूप में इसकी पहचान 1848 में रॉबर्ट बुनसेन द्वारा की गई। फिर उनके स्टूडेंट एडवर्ड फ्रैंकलैंड ने जो सो इसको जो सो आगे जारी रखा और 1849 में प्रथम जिंक कार्बधात्विक डाइथाइल जिंक का निर्माण हुआ था। बाद में अन्य धातु टीन, लेड, कैडमियम, मरकरी आदि कार्बधातु यौगिकों का संश्लेषण तथा गुणों का अध्ययन किया गया। इसे कुछ दशकों के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खोज हुई था, उसके उपयोग से अन्य तत्वों के कार्बधातु यौगिकों का निर्माण किया गया, परंतु 1951 तक एक दो संक्रमण धातु यौगिक जैसे कि जेजे सॉल्ट तथा ट्राइमेथिल प्लेटिनम आयोडाइड के अतिरिक्त केवल मुख्य वर्ग तत्वों के मेन ग्रुप एलिमेंट से कार्बधातु यौगिक ही ज्ञात हो पाए थे, लेकिन संक्रमण तत्वों के अल्कील व्युत्पन्न अस्थायी होने के कारण आसानी से वियोजित हो जाते हैं। उस समय जो सो जेजे सॉल्ट और ट्राइमिथाइल प्लेटिनम
के अतिरिक्त केवल मुख्य वर्गों के कार्बोधातु युग ही ज्ञात थे, क्योंकि संक्रमण तत्वों के अल्किल व्युत्पन्न अस्थायी होने के कारण आसानी से विघटित हो जाते थे। किलिथा पाउजन द्वारा 1951 में आयरन के कार्बोधातु युग फेरिसिन की आकस्मिक खोज हुई थी। आकस्मिक खोज के कारण ट्रांजिशन एवं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से कार्बोधातु युग का तेजी से निर्माण हुआ और अब तक लगभग सभी धातुओं के कार्बोधातु युग बनाए जा चुके हैं। ये तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखें, कार्बोधातु युग क्या है। कार्बोधातु यौगिक वे यौगिक हैं जिनमें कम से कम एक कार्बनिक समूह धातु से सीधे ही जुड़े हो, कार्बन के माध्यम से एमसी बंध बनाकर जुड़ा होता है। सामान्यतः यह कार्बनिक समूह कोई हाइड्रोकार्बन अथवा इसका व्युत्पन्न होता है। मतलब ये कार्बोधातु यौगिक है जिनमें कम से कम एक कार्बनिक समूह, एक ऑर्गेनिक ग्रुप धातु से सीधे ही कार्बन के माध्यम से मेटल कार्बन बॉन्ड बनाकर जुड़ा होता है। सामान्यतः यह कार्बनिक समूह कोई हाइड्रोकार्बन था उसका अल्किल व्युत्पन्न होता है या उसका व्युत्पन्न होता है। जैसे डाइथाइल जिंक में दो एथिल समूह सीधे ही जिंक कार्बन से ZnC बंडों द्वारा बंधे हुए हैं। जैसे यहाँ पे जिंक है और C2H5 डाइथाइल जिंक में इस तरह से जो है। इसी प्रकार अल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एक मैग्नीशियम और कार्बन बॉन्ड बना हुआ है। अल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड में अतः ये दोनों यौगिक कार्बोधातु यौगिक है, परंतु C3H7O4Ti तथा ZrOOCCH3 कार्बोधातु यौगिक नहीं है, क्योंकि इनमें कार्बनिक ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन बॉन्ड न कि धातु कार्बन बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, जबकि C6H5TiOCH3H7 एक कार्बोधातु यौगिक है, क्योंकि टिटेनियम समूह Ti से TiC बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। कार्बोधातु यौगिकों में धात्विक शब्द का अर्थ केवल धातु से ही नहीं लगाया जाता, बल्कि उन सभी तत्वों के मेटल कार्बन बॉन्ड युक्त यौगिक कार्बोधातु युक्त कहलाते हैं जिनकी विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 से कम होती है। इस प्रकार बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फास्फोरस आदि तत्वों का धातु होने के उपरांत भी इनके मेटल कार्बन बॉन्ड युक्त यौगिक कार्बोधातु युक्तों की श्रेणी में ही रखे जाते हैं। ऊपर दी गई परिभाषा के आधार पर धातु साइनाइड, कार्बाइड एवं कार्बोनिल जैसे यौगिक जिनमें धातु कार्बन बॉन्ड तो पाया जाता है लेकिन कार्बनिक समूह अनुपस्थित होते हैं, कार्बोधातु यौगिक नहीं कहलाते हैं, नहीं माने जाने चाहिए। परंतु कार्बोनिल यौगिकों को इस श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इन यौगिकों के गुण संगत कार्बोधातु यौगिक के गुणों से काफ़ी मिलते हैं। जैसे K2ZnCN4 एक उप संयोजित यौगिक है, लेकिन इसमें और C2H5O2Gn में कोई समानता नहीं। धातु कार्बोनिलों में अकार्बनिक कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति से हाइड्रोकार्बन समूह की अनुपस्थिति के कारण कुछ समय पूर्व तक इन्हें कार्बोधातु यौगिक नहीं बनाया जाता था, परंतु इनके गुण जैसे कि वाष्पशीलता, प्रतिचुंबकीय प्रकृति तथा कार्बोधातु यौगिकों के समान होने के कारण इन्हें अब कार्बोधातु यौगिकों में सम्मिलित किया जाता है।
नामकरण नॉमेनक्लेचर। विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन का अंतर्राष्ट्रीय IUPAC ने कार्ब संघ मतलब IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट सिस्टम ने कार्ब धात्विक यौगिकों के नामकरण के लिए कुछ नियमों का सुझाव दिया है। इन यौगिकों की विविधता एवं जटिलता के कारण इनका नामकरण एक कठिन समस्या है। साधारण कार्ब धात्विक यौगिकों के नामकरण के सामान्य नियम निम्न प्रकार हैं। पहला, यदि कार्ब धात्विक यौगिक केवल कार्बनिक मूलकों द्वारा ही बना है तो मूलकों के नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में धातु से पहले लिखते हैं तथा बाद में धातु का नाम बिना रिक्त स्थान छोड़े लिखा जाता है। मूलकों की संख्या उपसर्गों द्वारा व्यक्त प्रदर्शित की जाती है। उपसर्गों का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। यदि धातु व कार्बन के मध्य सिग्मा बंध हो तो 2 समूहों के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा आदि उपसर्ग काम में लिए जाते हैं। दूसरा, यदि धातु कार्बन बंध अस्थानिक डिलोकलाइज्ड बंध हो तो 20, 2 के लिए ट्रिस, 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण C6H5 यह जो है सो डाईफिनाइल मरकरी इसका नाम होगा। C2H5Na एथिल सोडियम, C2H5 C3H7 एशन, डाईथिल डाईप्रोपिल टीन। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर है। जिन कार्ब धात्विक यौगिकों में केवल हाइड्रोजन एवं कार्बनिक समूह पाए जाते हैं उनके नामकरण हेतु कार्बनिक समूहों को हाइड्रोजन के नाम हाइड्रिडो के साथ वर्णमाला क्रम में धातु के नाम से पूर्व रखा जाता है। जिन कार्ब धात्विक यौगिकों में केवल हाइड्रोजन एवं कार्बनिक समूह पाए जाते हैं उनके नामकरण हेतु कार्बनिक समूह को हाइड्रोजन के नाम हाइड्रिडो के साथ वर्णमाला क्रम में धातु के नाम से पूर्व रखा जाता है। C3C2H5SBH एथिल हाइड्रिडो मेथिल। धातु के नाम से पूर्व रखे हैं। एंटीमनी C2H5SBH एथिल हाइड्रिडो मेथिल एंटीमनी। इसी तरह C6H5ASH2 है तो डाई हाइड्रिडो फेनिल आर्सेनिक। C6H5CH2OAUH बेंजील हाइड्रिडो फेनिल गोल्ड। तरह से इसी तरह से मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिकों में पहले कार्बनिक समूह फिर धातु व अंत में अकार्बनिक समूहों का नाम लिखते हैं। कार्बनिक समूह धातु को एक शब्द में संबोधित करते हैं जबकि इसमें तथा अकार्बनिक समूह के नाम के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है। जैसे CH3 SNBr तो ट्राई मेथिल टीन और इसके बीच में गैप टीन ब्रोमाइड। इसी तरह CH3 PbCl इसमें ट्राई मेथिल लेड क्लोराइड गैप है। CH3 SNBr2 डाई मेथिल टीन ब्रोमाइड डाइब्रोमाइड और C2H5MgBr एथिल मैग्नीशियम एक साथ और ब्रोमाइड एक साथ, बीच में गैप। इसी तरह से उपयुक्त नामकरण के अतिरिक्त त्रिसंयोजित फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ एवं चतुर्संयोजित सिलिकॉन जर्मेनियम टीन तथा लेड के नाम वैकल्पिक विधि से फॉस्फीन आर्सिन एस्टिबिन बिस्मथीन साइलेन जर्मेन स्टेनेन तथा प्लम्बेन के व्युत्पन्न मानकर लिखे जा सकते हैं। जैसे C2H5 तो ट्राईएथिल आर्सिन Me4Si
टेट्रामेथिल साइलेन, C6H5O2, C2H5, CH3Ge, एथिल मेथिल डाइफेनिल जर्मेन। इस तरह से जो है व्युत्पन्न मान के लिखे जाते हैं। यदि हाइड्रोकार्बनिक समूह में प्रतिस्थापन होता है तब कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के सामान्य नियम काम में लेते हैं। उदाहरणार्थ ClPH2Hg, तो ये डाई क्लोरोफेनिल मरकरी, कार्बधातुक ऋणायन का नाम लिखने के लिए आयन में उपस्थित धातु के लैटिन नाम के अंत में एट जोड़कर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर दी जाती है। एट जोड़ करके ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है। जैसे ZnC2H5 होल थ्राइस माइनस, तो ट्राई एथिल जिंकेट 2 आयन, सेकेंड आयन। कार्बधातुक धनायन का नाम उसके उपयुक्त नियमों 1 से 4 के अनुसार लिखकर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने से प्राप्त होता है। जैसे C6H5 होल थ्राइस Sn प्लस आयन, तो इसका हो गया ट्राई साइक्लोहेक्सिल टीन 4 आयन। क्योंकि ये C6H11 माइनस आयन है तो 3 हो गया, तो 3 माइनस, और 4 है तो इसलिए 18 प्लस आयन दे रखा है। इसी तरह से विस्थानित इलेक्ट्रॉन बंधी यौगिकों जिनमें धातु पर परमाणु एक से अधिक कार्बन परमाणु से विस्थानित इलेक्ट्रॉनों द्वारा बंधित होता है, में कार्बन परमाणु की संख्या नीटा चिन्ह पर मूर्धाक्षर सुपरस्क्रिप्ट नीटा चिन्ह द्वारा। उदाहरण के लिए C5H5O2Fe में साइक्लोपेंटाडाइनिन वलय एक साथ 5 कार्बन परमाणुओं से 5 कार्बन परमाणु द्वारा Fe परमाणु के साथ बंधित होती है। कार्बन परमाणु की वह संख्या जिससे वह वलय या कार्बनिक समूह धातु से जुड़ा होता है उसकी हेप्टोसिटी कहलाती है। हेप्टोसिटी क्या होती है, और ये चीज़ जो है सो जानना जरूरी है। कार्बन परमाणु की वह संख्या जिससे यह वलय या कार्बनिक समूह धातु से जुड़ा होता है उसकी हेप्टोसिटी कहलाती है। अतः यहाँ फेरोसिन में C5H5 वलय की हेप्टोसिटी 5 है। C5H5O2 Fe का अगर हम नोमेनक्लेचर करें, IUPAC नोमेनक्लेचर, तो 20 नीटा 5 साइक्लो पेंटाडाइनिल आयरन, 20 नीटा 5 साइक्लो पेंटाडाइनिल आयरन। इसी तरह से KC2H4 PtCl3 पोटेशियम ट्राइक्लोरिडो नीटा 2 एथिलीन प्लैटिनम 2। प्लैटिनम 2, क्योंकि अगर इस पे +2 रखते हैं तो ये -3 है, 2 - 3 इज इक्वल टू -1, इसलिए आगे यहाँ पे +1 के जगह +1 इज इक्वल टू -1 बराबर हो गया। कार्बधातु संकुल यौगिकों के नाम संकुल यौगिकों के नामकरण के नियमानुसार लिखे जाते हैं।
तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर को हम इस तरह से डिस्कस किया। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।